जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, और जिसमें चल रहा है अध्याय 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक आप चल रहे हैं भारत में आए उन यात्रियों के नजरिए से भारत को समझने, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, भारत को उन्होंने किस दृष्टिकोण से समझा है। यहां समय काल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। यह समय काल 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक है। यह कालखंड आप ये जान लीजिए कि भारत में बहुत बड़े परिवर्तन का कालखंड है। बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा, धार्मिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा इस कालखंड में। और ये जो यात्री आएंगे, ये भारत के बारे में क्या लिखते हैं, क्या समझते हैं, इस चीज को जानना समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखो, कभी भी किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसकी विचारशीलता को समझना बहुत जरूरी है, उसकी मानसिकता को समझना जरूरी है। इन जो भी ये यात्री आए हैं, इनकी क्या मानसिकता थी, किस मानसिकता से इन्होंने चीजों को देखा और लिखा, ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इनके लेखन शैली को नहीं समझ पाएंगे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि इन्होंने किस दृष्टिकोण से चीजों को लिखा है। तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं जब हम इस प्रकार के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते हैं और इनके द्वारा लिखी गई चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये याद रखना है कि ये कभी भी एकदम स्पष्ट नहीं लिखेंगे, ये अपनी आप बीती लिखेंगे, अपनी आप बीती। मेरे ऊपर जो बीती है मैं वो लिखूंगा। मैं कोई ये नहीं है कि मैं जो ऑथेंटिक है मैं वो लिखूंगा, कदापि नहीं। हर लेखक का दृष्टिकोण वही होता है, जो उसने अनुभव किया है वो लिखता है। मेरे ऊपर जो बीती होगी मैं वो लिखूंगा। मुझे नहीं मतलब आपके दृष्टिकोण को समझने की, मैं अपना दृष्टिकोण लिख रहा हूं, आप अपना दृष्टिकोण लिखेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो लेखन में सोच बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इन सब चीजों को समझ के चलना बहुत जरूरी। पर फिर भी ये इतिहास को जानने और समझने के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। इससे इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं मध्यकाल को ये किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये भारत का वो समय काल है जिस समय भारत में धार्मिक परिवर्तन हो रहा है। मैं धार्मिक परिवर्तन कह रहा हूं, एक नया धर्म भारतीय समाज से मिल रहा है और उससे भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये हम चल रहे हैं इस चैप्टर में यात्रियों के दृष्टिकोण से समझने। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में हमारे पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। समझ रहे? मध्यकाल को भारत के मध्यकाल को समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध है। कोई जरूरत नहीं हमें कहीं और कुछ करने की, क्योंकि आज भी प्रमाणिक तौर पर वो चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। परंतु समय समय पर विभिन्न देशों से भारत आए यात्रियों के संस्मरण भी हमें तात्कालीन इतिहास, समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था की पर्याप्त महत्वपूर्ण तथा आंखों देखी जानकारी प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे जो यात्री आए हैं उनका स्मरण, मतलब उनकी याददाश्त पे लिखी गई किताबों के माध्यम से भी हमें अपने समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में आंखों देखी बातों का पता चलता है। और ये व्यक्ति ऐसा होता है जिसका इस देश से कोई संबंध नहीं होता, तो ये राजा की लाग लपेट में तो लिखेगा नहीं। अब राज दरबार का कवि वही लिखेगा जो राजा कहेगा, लेकिन ये तो वो लिखेगा जो ये देखेगा। तो इससे समाज की एक सच्ची तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। हम राजा के दृष्टिकोण को भी समझ लेते हैं, हम एक बाहरी व्यक्ति के भी दृष्टिकोण को समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे पास एक सही छवि आ जाती है किसकी? राज्य की, कि राजा के समय काल में किस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां थी। ये बात हमें बहुत ऑथेंटिक तरीके से पता चल जाती है। इनमें से कुछ ने व्यापार के लिए यात्रा की,
कुछ ने धार्मिक उद्देश्य, तीर्थ यात्रा अथवा धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए, तथा कुछ ने केवल साहस की भावना से प्रेरित होकर इनकी यात्रा के उद्देश्य की हर तरह या इनके इनकी यात्रा के उद्देश्य की ही तरह इनके वृत्तांतों की विषय वस्तु भी अलग अलग होती थी, क्योंकि किसी ने समाज एवं धर्म पर अधिक प्रकाश डाला है, कुछ ने राजनीतिक गतिविधियों एवं दरबार को अपने वर्णन का केंद्र बिंदु बनाया, तो कुछ ने स्थापत्य एवं स्मारकों का ही विशद वर्णन किया। विषय जो भी रहा हो, परंतु इनके वृत्तांतों से हमें मध्यकालीन समाज एवं राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अन्य स्रोतों के साथ मिलाकर पढ़ने से यह जानकारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ में आई बात? तो जब हम इन स्रोतों को देखो, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है, मैंने पहले ही बोल दिया, और हर व्यक्ति के देखने का नजरिया भी अलग है, हर व्यक्ति का उद्देश्य भी अलग होता है। जो व्यक्ति जिस पर्पस से आया हुआ होता है वो अपने पर्पस को अंजाम देता है। अगर वो भारत की बुराई करने आया है तो वो भारत की बुराई ही लिखेगा, और अगर वो भारत की बड़ाई करने आया है तो वो भारत की बड़ाई ही लिखेगा, और अगर वो सत्य निष्ठा से अपनी बात रखने आया है, जो जैसा देख रहा है तो वो वैसा ही लिखेगा। कोई धार्मिक उद्देश्य से आया तो वो धर्म के बारे में ही लिखेगा, कोई राजनीतिक उद्देश्य से आया तो वो राजनीति के बारे में ही लिखेगा, और कोई घूमने के उद्देश्य से आया है तो वो घूमने के पर्पस से ही लिखेगा। जिसका जैसा पर्पस होगा वो वैसा ही लिखेगा। तो इन फिर भी ये सब हमें भारत के इतिहास को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मध्यकालीन इतिहास को ये बताने और समझाने में हम सब की समझ को और बढ़ाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से अपने इस छोटे से मस्तिष्क में बिठा लो। पर इन सब को पढ़ने से पहले पेज नंबर है आपका ये 140 140 है, निकालो ना। पहले बताना था ना मेरे को कुछ, पर इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी है। इनके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी है, और वो क्या सावधानियां है सुन लो बहुत ध्यान से। देखो, यह सही है कि यात्रियों के वृत्तांत किसी भी युग की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, विशेषकर इसलिए भी कि जो कुछ भी उन्होंने अपने वृत्तांतों में लिखा होता है उसके वे प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। मतलब उन्होंने उस चीजों को अपनी खुद की आंखों से देखा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षदर्शी। क्या कहते हैं? प्रत्यक्षदर्शी। तो ये लोग अब जो भी लिखते हैं उसके वो भुक्तभोगी होते हैं या खुद चश्मदीद होते हैं। पर चश्मदीद होने से तो ये कदापि नहीं हो जाता ना कि आपको चीजें समझ में भी आ रही हो। कभी कभी जो हमें देखने में गलत लगता है, लेकिन जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सही किया इसने, सही किया इसने। समझ में आई बात? अब सड़क पर कोई भाग रहा है और कोई उसे मार रहा है, जब तक हमें मारने का कारण नहीं पता चलेगा तब तक हम क्या कह सकते हैं कि ये सही मारा गया है कि गलत मारा गया? क्या पता वो उसका बटुआ लेके भागा हो, क्या पता? आपने तो सिर्फ मार देखी ना, आपको तो भाषा ही समझ में नहीं आ रही हमारी, तो आप कारण कैसे समझ पाओगे? तो इन सब चीजों को भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों में कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है इनका यात्रा वृत्तांत पढ़ने से पहले। ये याद रखना है हमें, ऐसे ही नहीं मन किया उठा लिया पढ़ लिया। आपको भी इन सावधानियों को समझ के पढ़ना है और फिर जाकर किसी नतीजे पर पहुंचना है, ठीक। परंतु उनके वृत्तांतों को ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में इस्तेमाल करने अथवा इतिहास का अंग बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात तो यह कि समकालीन लेखकों की सोच निष्पक्ष ना होकर विषय परक होती है, इसीलिए वे जो भी लिखते हैं उसमें उनकी सोच समझ भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये लोग कोई भी निष्पक्ष नहीं होते, ये किसी ना किसी उद्देश्य से आए हुए होते हैं और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं।
ना राज दरबार का कभी निष्पक्ष होता है और ना ही ये यात्री निष्पक्ष होते हैं। कोई निष्पक्ष नहीं होता, ना मैं निष्पक्ष हूं ना आप निष्पक्ष हैं। निष्पक्षता सबसे बड़ी कसौटी है और बहुत ही ज्यादा कठिन है निष्पक्ष होना, बहुत ही ज्यादा कठिन है। आप दूसरों के लिए निष्पक्ष हो सकते हैं लेकिन अपने लिए कभी निष्पक्ष नहीं हो सकते। आप हमेशा छल करते हैं अपने साथ, सदैव छल करते हैं और छल इंसान की प्रवृत्ति है। ठीक है, आगे सुनो। ठीक, कहां गए थे? जिस कारण वे अपनी अभिरुचि के अनुरूप वृत्तांतों को तोड़ मड़ोड़ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इन विदेशी यात्रियों की समझ में कुछ तत्व अवरोध अथवा बाधक थे, जिन्होंने उन्हें कुछ बातों को सही से समझ पाने में बाधा उत्पन्न की तथा जैसा वे समझ पाए वैसा ही उन्होंने लिख दिया। इनमें एक महत्वपूर्ण अवरोध भाषा का था। कह दिया ना पहले ही मैंने, इनको भाषा हमारी नहीं आती, तो ये हमारे भावों को कभी समझ नहीं सकते, है ना। और भाव बहुत बड़ी चीज होती है, किसी भी इंसान के भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी जो भाषा व्यक्त नहीं कर पाती ना, वो इंसान का चेहरा व्यक्त कर देता है। चेहरे पे भाव आते हैं, भाषा में भाव नहीं आता। नहीं, भाषा में भी आता है भाव, भाषा में भी भाव, लेकिन वो टोन होती है ना। खुश रहो, तो चेहरा अपने आप, ये शब्द बोल रहा है तो अपने आप उस पर चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो वो भाव भी समझो आप। भाषा समझने का मतलब है कि इंसान के भावों को आप समझ रहे हैं। और ये जितने भी इन्होंने लिखे हैं वृत्तांत, ये हमारी भाषाओं से अवगत नहीं है। और जब ये हमारी भाषाओं से अवगत नहीं है तो ये हमारे भावों से भी अवगत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है इनके वृत्तांतों में। इनके वृत्तांतों की सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी तो यही है कि ये हमारी भाषाओं से अवगत नहीं है। और ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है कि यात्रा वृत्तांतों में हमें किस प्रकार की कमियां देखने को मिलती है। हमें यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते समय किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, ये प्रश्न होता है। ऐसा ही आएगा, समझ में आई बात? तो बहुत सावधानी से इस प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, आगे सुनो। कहां गए हम? क्योंकि संस्कृत अरबी एवं फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों एवं सिद्धांतों को अनुवादित करना आसान नहीं था। तीसरी बात यह कि हमें इस बात की जांच परख अवश्य कर लेनी चाहिए कि जिस यात्री के वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं वह किसी शासक के दरबार में तथा उसका कृपा पात्र रहा था अथवा उसका कोप भजन था अथवा उसे शाही सत्कार से वंचित ही रहना पड़ा था। उदाहरणार्थ इब्न बतूता के वृत्तांतों में जो जगह जगह असंतुलन दिखाई पड़ता है उसका कारण यही माना जाता है। देखो, अगर राजा के दरबार में वो राजा का पेट बन गया है, पशु बन गया है, पालतू बन गया है, तो वो राजा की बुराई कभी नहीं लिखेगा। लेकिन अगर राजा ने उसके खिलाफ उसको इग्नोर किया है तो वो राजा की बुराई जरूर लिखेगा। वो फिर राजा की अच्छाई नहीं लिख सकता। अभी इब्न बतूता को हम पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इब्न बतूता पहले तो कभी राजा की बड़ाई करता है, फिर वो राजा की बुराई भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ दोनों चीजें होती हैं, इसीलिए वो दोनों चीजें करता है। राजा के प्रति सम्मान भी रखता है और फिर उसकी बुराई भी करता है। तो ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा कि राजा ने जैसा इन यात्रियों के साथ व्यवहार किया होता है वो भी अपने वृत्तांत में वैसा ही वर्णन कर देते हैं, वैसा ही करते हैं। ठीक है, आगे सुनो कि प्रारंभ में उसे मोहम्मद तुगलक से सत्कार मिला परंतु बाद में तिरस्कार। चौथी बात यह कि यात्रियों के विवरणों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग करते समय हमें उनके द्वारा लिखित घटनाओं की पुष्टि अन्य स्रोतों से भी कर लेनी चाहिए। बहुधा वे अपने आश्रयदाता शासकों की उपलब्धियों के विषय में इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिख देते हैं कि सत्य को समझ पाना ही कठिन हो जाता है।
पांचवी वे ठीक है। तो कभी कभी ये राजा की, अगर राजा ने इनके ऊपर कृपा कर दी है तो ये राजा की इतनी बड़ाई कर देते हैं, इतनी बड़ाई कर देते हैं, जो कि लगता ही नहीं है कि ये हो भी सकता है। तो ये सारी चीजें हमें रीचेक करना बहुत जरूरी है दूसरी किताबों से, दूसरे स्रोतों से, क्योंकि अगर हम इनको रीचेक नहीं करेंगे तो हमें सत्य का पता नहीं चल पाएगा, और सत्य का पता बिना किए हम इतिहास का सही ढंग से निर्माण नहीं कर सकते हैं। इतिहास का सही ढंग से निर्माण तभी हो सकता है जब हम सत्य को समझ पाएंगे, और सत्य को समझना है तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को समझना ही पड़ेगा। बिना भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को समझे हम सत्य को कदापि नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, सत्य को समझने की पहली कसौटी है भिन्न भिन्न स्रोतों, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को पढ़ना, और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना। ठीक है। पांचवी एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से यात्री अपने स्मरणों को अपने देश लौट कर लिखते हैं, जिससे उनकी यात्रा तथा लेखन के बीच काफी अंतराल आ जाता है एवं बहुत सी बातें उनसे विस्मृत हो जाती है। इसीलिए उनके विवरणों में त्रुटि की, विशेषकर तिथियों के संबंध में पूरी संभावना रहती है। इसीलिए यात्रियों के विवरणों को इतिहास के स्रोत के रूप में अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त सावधानियां बरतना आवश्यक है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके यात्रा वृत्तांतों में तिथियों की त्रुटि होना स्वाभाविक होती है, क्योंकि ये इन यात्रा वृत्तांतों को अपने देश लौटकर लिखते हैं। और भाई इतनी शार्प बुद्धि, डेटों को याद रखना बड़ी बात होती है। तो इसीलिए इनको एज ए ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर यूज करने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि हम इसका अपने इतिहास के निर्माण में सही ढंग से प्रयोग कर सके और एक अच्छा इतिहास लिख सके। और अगर हम ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो हम अच्छा इतिहास नहीं लिख पाएंगे। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। ठीक है। हम यहां उन कुछ प्रमुख यात्रियों के वृत्तांतों का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने मध्यकाल में भारत की यात्रा की। तो चल रहे हैं हम कुछ यात्रियों के वृत्तांतों का आलोचनात्मक विवरण करने, समझने कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है भारत के बारे में अपने दृष्टिकोण से, और वो क्या समझे भारत के बारे में, उन्होंने क्या देखा और क्या लिखा। तो ये सावधानियां सदैव रखनी है हमें। ठीक है। अब हम चल रहे हैं सबसे पहले उस यात्री को जानने और समझने जिसका नाम है अल बरूनी, और उसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसने क्या जाना, क्या समझा और इसने क्या लिखा है, हम ये चल रहे हैं जानने और समझने। क्या बताया है इसने भारत के बारे में, क्या सोचा है इसने भारत के बारे में, और कैसे सोचा है इसने भारत के बारे में, इन सब चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है इसकी किताब के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में झांकने का अवसर प्रदान करता है कौन? आपका अल बरूनी। 11वीं और 12वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में झांकने का अवसर प्रदान करता है। 11वीं शताब्दी में भारत आया ख्वाजीम का निवासी अल बरूनी। ख्वाजीम उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिस कारण उसे अच्छी शिक्षा उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की तथा फारसी के अतिरिक्त सीरियाई, हिब्रू तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यद्यपि यूनानी भाषा का उसे ज्ञान नहीं था, परंतु उसने प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के विचारों को अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, भाषा में भी बहुत पारंगत व्यक्ति था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर घुमक्कड़ भी था। ठीक है। तथा उसके विचारों से पूरी तरह परिचित था, उनके विचारों से पूरी तरीके से परिचित था। महमूद गजनवी 1017 ईसा में ख्वारिज़्म
पर आक्रमण के पश्चात वहां के कई विद्वानों एवं कवियों को अपने साथ गजनी ले गया था, जिनमें अलबरूनी भी एक था। गजनी उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था, जो अलबरूनी को भाने लगा और वह अपनी मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। समझ में आई बात? वो अपनी मृत्यु तक वहीं रहा। कहां? गजनी में। अलबरूनी का यात्रा कार्यक्रम तो यद्यपि स्पष्ट नहीं है, परंतु ऐसा आभास होता है कि उसने पंजाब तथा उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद उसका अस्थाई लोगों से संपर्क हुआ, जिससे आपसी विश्वास एवं समझ के वातावरण के निर्माण में सहायता मिली। इसके साथ ही 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित तथा चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। इन बातों ने अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित की। इसी के परिणाम स्वरूप उसने ब्राह्मण विद्वानों, पुरोहितों आदि के साथ कई वर्ष व्यतीत किए एवं धर्म एवं दर्शन के साथ साथ संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। यद्यपि उसने यह महसूस किया कि संस्कृत भाषा अरबी एवं फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वह अपने लेखन में लगभग पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा रचित कृत्यों पर, अंडरलाइन करो क्या लिखा है यहां पर, परंतु फिर भी वह अपने लेखन में लगभग पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा रचित कृत्यों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, मनुस्मृति तथा पतंजलि की कृतियों आदि से उदाहरण दिए। मतलब उसने किताबों से भारत को समझने की कोशिश करी। उसने यथार्थ तौर पर भारत को कदापि नहीं समझा है, और उसने प्रमुख तौर पर धर्म को समझा है, शिक्षा को समझा है। उसने भारतीय समाज को नहीं समझा है। अलबरूनी की यह सबसे बड़ी खासियत है कि उसने अपनी ज्ञान रुचि के लिए भारत में भ्रमण किया। ज्ञान रुचि के लिए उसने भारत को समझने के लिए नहीं, उसने भारत के धार्मिक दर्शन को समझने के लिए भ्रमण किया। उसने भारत को एक किताबों के माध्यम से समझा। उसने भारत को एक विचार के माध्यम से समझा। एक विचार मतलब ब्राह्मणवाद के माध्यम से समझा। उसने अपने दृष्टिकोण से कदापि नहीं समझा। उसने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने पढ़कर देखा भारत को। उसने किताबों से पढ़ा है भारत को। उसने धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत को समझा है। उसने स्वच्छंद मन से भारत को नहीं समझा। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है हमें अलबरूनी के बारे में कि अलबरूनी ने किस दृष्टिकोण से भारत को समझा। उसने ज्ञान के दृष्टिकोण से भारत को समझा है। उसने धार्मिक दृष्टिकोण से भारत को समझा है। उसने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत को कदापि नहीं समझा। ठीक है, आगे सुनो। अलबरूनी ने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा वह किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। उसकी यह कृति सरल एवं स्पष्ट अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसके कारण विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी यह आसानी से समझ में आ जाए। वह संस्कृत, पाली एवं प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों एवं रूपांतरणों से परिचित था, परंतु इन ग्रंथों की लेखन सामग्री एवं शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था तथा वह उनमें सुधार करना चाहता था। मतलब वो ज्ञान के दृष्टिकोण से आया था, उसे पढ़ना था, उसे भारत का ज्ञान विज्ञान समझना था। तो उसने भारत की उस छवि को यथार्थ तौर पर कभी समझने की कोशिश नहीं करी जो समाज में व्यक्त थी। सामाजिक कुरीतियों को उसने कभी देखा ही नहीं। उसने सिर्फ एक दृष्टिकोण को समझा और उसे पढ़ा, बस पढ़ा है। उसे कभी उसने आंखों से देखने की कोशिश नहीं की। तो यह अलबरूनी की सबसे बड़ी खामियों में से एक है, उसके यात्रा वृत्तांतों की। और उसके यात्रा वृत्तांत की एक सबसे बड़ी खामी है कि देखो, हर भाषा का अपना भाव होता है, और यहां आपने देख लिया संस्कृत के भाव अरबी और फारसी में परिवर्तित होने बहुत ही मुश्किल
थे। जिस सिद्धांत और भाव में संस्कृत में चीजें लिखी गई हैं उनको अरबी और फारसी में परिवर्तित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम अपने भावों को सिर्फ अपनी भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं, हम दूसरे की भाषा में कभी अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अपने अपने भाव अपनी भाषा में ही व्यक्त होते हैं, इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो भाषा बहुत बड़ी चीज है, भाषा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो खगोल, देख लो किन किन विषयों पर उसने लिखा है अपनी किताब के अंदर, जिसमें खगोल, खगोल मतलब फिजिक्स, ठीक है, खगोल विज्ञान, धर्म एवं दर्शन, मूर्ति कला, मापतंत्र विज्ञान, रीति रिवाजों और प्रथाओं, भार तौल एवं मापन विधियों आदि विविध विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बरूनी के लेखन की एक उल्लेखनीय बात यह है कि सामान्यतः प्रत्येक अध्याय में उसने एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। इस लेखन शैली के आधार पर आधुनिक विद्वानों का मानना है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता एवं पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। मतलब ये व्यक्ति सामाजिक कम था, वैज्ञानिक और गणितज्ञ ज्यादा था, तो जिसका जिस चीज में झुकाव होता है वो उसी शैली में लिखता है। तो इसके हमेशा प्रश्न शैली होती थी, फिर उसके बारे में वो उत्तर, फिर उसकी कंपैरिजन करता था। मतलब ये जब भी लिखता था तो इसी शैली में लिखता था। इसकी शैली, लेखन शैली इसी प्रकार की थी, जो कि बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली शैली थी, सामाजिक शैली नहीं थी। सामाजिक शैली में इसने कदापि नहीं लिखा। और आपने देख ही लिया कि इसके लेखन कला की विषय वस्तु क्या थी, किन किन विषयों पर इसने ज्यादा लिखा है। इसके लेखन में सामाजिक पहलू बहुत ही कम थे, बहुत ही कम, रेयर थे कि इसने सामाजिक पहलुओं पर लिखा हो, फिर भी लिखा है। भारत की राजनीति की दशा, उसने भारत की राजनीति पर क्या लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है कि संपूर्ण देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, प्रत्येक क्षेत्र के स्वतंत्र शासक थे जो परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। उसने राजनीतिक बिखराव के विषय में अनेक स्थानों पर टिप्पणियां की हैं। उसने यह भी लिखा है कि उस समय के भारतवासी राष्ट्रीय शब्द से अनभिज्ञ थे, राजनीतिक तौर पर देश छोटे छोटे टुकड़ों अथवा भागों में बटा हुआ था तथा विभिन्न रियासतें राष्ट्रीय हित की बिल्कुल चिंता किए बिना परस्पर युद्धों में उलझी रहती थी। सुन रही हो ना कि भारत में उस समय राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सब कुत्ते की तरह आपस में लड़ते रहते थे अपने अपने क्षेत्र के लिए, ठीक है। उसने सामाजिक संगठन एवं तात्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों के विषय में भी लिखा है। उसने लिखा है कि बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन था तथा विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। अब उसने हिंदू धर्म पर क्या लिखा है ये भी सुन लेते हैं। अल-बरूनी ने लिखा है कि मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था तथा मूर्ख, अशिक्षित एवं अज्ञानी लोग तो कई देवी देवताओं को मानते थे। यद्यपि सभ्य, शिक्षित एवं समझदार लोग एक ही ईश्वर को निरंकार, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक मानकर उसी में विश्वास रखते थे और उसी की पूजा करते थे। उसने यह भी लिखा है कि इस काल में हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी नई विचारधाराएं, सामान्य एवं विश्वास प्रवेश कर गए थे कि वह वैदिक कालीन हिंदू धर्म से बिल्कुल भिन्न हो गया था तथा इसका जो स्वरूप हो गया था वह आधुनिक हिंदू धर्म के स्वरूप से मिलता जुलता था। उसने लिखा है कि उस समय भारत में कोई एक धर्म प्रचलित नहीं था, वरन लगभग
42 धर्म थे। बौद्ध बौद्ध धर्म पतनोन्मुख था तथा जैन धर्म की मान्यता भी समाप्त हो रही थी। हिंदू धर्म भी विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ था। उसने धर्म में अंधविश्वासों के प्रवेश का भी उल्लेख किया है। तो उसने हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म पर भी जो उसने समझा, जो जाना, वो बता दिया। इसमें भाषा का बहुत बड़ा अभाव दिखाई पड़ता, अवरोध, क्योंकि वो भारत को समझ नहीं सकता। जब तक आपको भारत की भाषाएं नहीं आएंगी तब तक आप भारत को समझ नहीं पाएंगे। किसी भी चीज को समझना है तो आपको उस व्यक्ति की भाषा समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस व्यक्ति की भाषा को नहीं समझेंगे, मैं चाहकर भी तमिल लोगों के भाव भंगिमाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि मुझे उनकी भाषा नहीं आती है। हमारे बीच में हमेशा अवरोध रहेगा, और जब तक उसे मेरी भाषा ना आ जाए या मुझे उसकी भाषा ना आ जाए, तब तक हम एक दूसरे के साथ उतने सामान्य तौर पर बातें नहीं कर सकते। जितनी सामान्य तौर पर मैं और आप बात कर पाएंगे, उतनी सामान्य तरीके से हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य है, हम अपने देश में भाषाएं नहीं सीख रहे, दूसरों की भाषाएं हम सीखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। सामाजिक वर्गीकरण एवं जाति प्रथा। इसने सामाजिक वर्गीकरण और जाति प्रथा पे क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं। अलबरूनी ने जाति प्रथा का काफी वर्णन किया है तथा लिखा है कि समाज को जाति प्रथा की कठोरता ने जकड़ा हुआ है, जिसके कारण विभिन्न सामाजिक वर्गों में एकता असंभव थी। उसने अन्य संप्रदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने तथा व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक तथा निम्न स्तर पर कृषक एवं शिल्पकार। इन वर्णों के माध्यम से अलबरूनी ने यह संकेत करने का प्रयास किया है कि सामाजिक वर्गीकरण प्रत्येक समाज में विद्यमान रहे हैं तथा यह व्यवस्था केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, परंतु इसके साथ ही उसने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि इस्लाम में मूलतः सभी व्यक्तियों को समान माना जाता था तथा उनमें जो भिन्नताएं थी वे केवल धार्मिकता के पालन में थी। ठीक है, अब ये देखो, अलबरूनी भारत की जाति व्यवस्था को समझ नहीं पाया। उसने इनको कर्म के आधार पर बांटा है, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं है, जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर है। इसने जो बताया कि उसने समाज के वर्गीकरण को फारस के वर्गीकरण के साथ घुड़सवार ये बांट के दिखाया, कदापि नहीं। भारत का वर्गीकरण जाति आधारित नहीं, कर्म आधारित नहीं है, जाति या कहिए जन्म आधारित है। तो ये इस चीज को कदापि नहीं समझ पाया, इसकी समझ में वो चीज नहीं आई है। और फिर इसने इस्लाम की बड़ाई करी कि इस्लाम में वर्गीकरण नहीं है, लेकिन भारत में जो इस्लाम है उसमें जातीय वर्गीकरण है। भारत का इस्लाम और अरब का इस्लाम दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जब मैं भारत कह रहा हूं तो मैं पाकिस्तान भी कह रहा हूं, मैं बांग्लादेश भी कह रहा हूं, मैं अफगानिस्तान भी कह रहा हूं। ठीक है, जब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं तो भारत का मतलब ये तीनों देश है, ये तीनों देश है, क्योंकि ये भारत के अंग है इतिहास में तो खासकर। ठीक है, आगे सुनो। अलबरूनी का जाति व्यवस्था के संबंध में विवरण संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह प्रभावित था। समझ में आई बात? इसके ऊपर जो इसने भारत की जाति व्यवस्था को समझा, उसको समझने में संस्कृत ग्रंथों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथों के हिसाब से अगर इसने भारत की जाति व्यवस्था को समझा है तो इसने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। क्योंकि देखो, समाज में जो किताबों में होता है ना, वो समाज में वास्तविक तौर पर कदापि नहीं होता। अगर आपको वास्तविकताओं को समझना है तो आपको भी समाज में उतरना पड़ेगा। बिना समाज में उतरे आप समाज की कुरीतियों को कदापि नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने इस संबंध में नियम निर्धारित किए, उदाहरणार्थ वर्ण व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी ने लिखा है, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है,
जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसीलिए ब्राह्मण पूरी प्रजापति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। तो इसने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर जब जाति व्यवस्था को समझा है, तो संस्कृत ग्रंथों को लिखने वाले ब्राह्मण थे, तो उन्हीं का दृष्टिकोण इसने समझा है। उसने यथार्थ चीजों को नहीं समझा है। तो ये मैं आपको बताना, क्योंकि देखो, जो जैसा पढ़ेगा, जो जैसा देखेगा, वो वैसा ही लिखेगा। उसने धार्मिक ग्रंथों से ही सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश करी है, तो उसने सिर्फ एक ही दृष्टिकोण को समझा है। उसने सभी के दृष्टिकोणों को कदापि नहीं समझा, कदापि नहीं। अब मेरी कहानी आप सुनोगे तो मैं अपना ही दृष्टिकोण तो बताऊंगा ना, मैं किसी और का दृष्टिकोण तो नहीं बताऊंगा। अभी भी जो मैं बता रहा हूं, मैं अपनी सोच बता रहा हूं आपको, मैंने जो समझा है मैं वो बता रहा हूं। अब आप जो समझे वो आप मुझे बताएंगे। हम दोनों के भी दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, और यही तो विचारशीलता है, यही तो विचारशीलता। मुंशी प्रेमचंद्र साहब ने जो देखा है वो उन्होंने लिखा है, वो उनका दृष्टिकोण है। समझ में आई बात? हर और दूसरे लेखकों ने, फणेश्वर नाथ रेणु ने जो लिखा है वो उनका दृष्टिकोण है। महादेवी वर्मा ने जो लिखा है वो उनका दृष्टिकोण है। ठीक है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, और सबके दृष्टिकोण को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। उस समय काल के कम से कम आप 2, 4, 10 लोगों को पढ़ें, तब जाकर आप उस समय की परिस्थितियों को सही ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, अब निराला साहब की कविताओं में उन्होंने अपने दृष्टिकोण को लिखा है, वो अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर रहे हैं कि वो समाज को कैसे देखते हैं। ठीक है, अगली जाति क्षत्रियों की है, जिसका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ था। अंत में आते हैं शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन उन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर में और गांव में रहते हैं, समान घरों और अवसरों में मिलजुल कर। इस संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि अलबरूनी ने जाति प्रथा के संबंध में संस्कृत ग्रंथों में वर्णित ब्राह्मणवादी व्याख्याओं को पूरी तरह स्वीकार किया है, इस बात के बावजूद भी कि ब्राह्मणों ने केवल मात्र अपने दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया था, परंतु फिर भी उसने अपवित्रता अथवा अस्पृश्यता की मान्यता को पूरी तरह अस्वीकार किया है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में संहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। उसने लिखा है कि प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, यदि पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है तो वह उसमें सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलबरूनी ने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा ना होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। तो अलबरूनी ने ये माना, उसने ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से ही भारतीय जाति व्यवस्था को समझा, लेकिन उसने ये माना कि ये जो अपवित्रता का कॉन्सेप्ट है, जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। ये मानव प्रकृति के, ये जीवन के नियमों के खिलाफ है। जो अपवित्र है वो पवित्र हो सकता है, वो ये मानता है। उसने इसका उदाहरण पृथ्वी के माध्यम से भी दिया कि हवा गंदी होती तो सूरज उसे साफ करता है, पानी गंदा होता है समुद्र का तो नमक उसको साफ करता है। तो अगर इंसान प्रयास करे पवित्र होने का तो वो पवित्र हो सकता है। तो अगर ब्राह्मणों का ये जो कथन है कि ये अपवित्र हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध रखना गलत है, ये सरासर अन्यायपूर्ण है और ये कदापि स्वीकार नहीं किया जाना
चाहिए। अलबरूनी ने जाति व्यवस्था के संदर्भ में एक और बात की ओर भी संकेत किया, और वह यह कि यद्यपि ब्राह्मणों ने अपने दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया, परंतु वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरणार्थ, अत्यज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था से परे, नामक श्रेणियां बहुधा सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होने के बावजूद भी आर्थिक तंत्र में सम्मिलित अवश्य थी। इसका निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि अलबरूनी ने इस ओर संकेत करने का प्रयास किया है जाति व्यवस्था समाज तक ही सीमित थी तथा अर्थव्यवस्था में इसकी दखल नहीं थी। और तो ये सत्य है भाई, सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के मामले में जाति व्यवस्था आती है, लेकिन आर्थिक मामलों में जाति व्यवस्था नहीं आती। पंडित जी जाएंगे तो उनके घर भी पूजा पाठ कराने कि नहीं जाएंगे? दक्षिणा तो वहां भी लेंगे, बस कहेंगे दूर से रख दे, दूर से रख दे, बस इससे ज्यादा क्या। बस कहेंगे कच्चा चावल दे दे, काच, फिर उसे घर जाके धो लेंगे, है ना, आटा की जगह गेहूं ले लेंगे, यही होगा ना। आर्थिक व्यवस्था में ये चीजें कभी भी जाति नहीं आती है। जाति आती है तो सिर्फ विवाह में आती है, सामाजिक अधिकारों में आती है, राजनीतिक अधिकारों में आती है, शिक्षा में आती है। आर्थिक व्यवहार में जाति व्यवस्था नहीं आती। ये अलबरूनी ने भी अपने किताबुल हिंद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अलबरूनी ने भारत को एक ऐसा जादू का देश बताया है जहां युद्ध होते हैं तथा नगरों को लूटा एवं जलाया जाता है। उसने यह भी लिखा है कि इस काल में लोग घमंडी हो गए थे तथा मिलजुल कर रहने के बजाय अलग थलग रहना अधिक पसंद करते थे। उनके अनुसार लोगों की हट धर्मी तथा धर्मांधता का निशाना वह लोग बनते थे जिनका उनके साथ कोई संबंध नहीं था। लोग सभी विदेशियों के विरुद्ध थे। वह उन्हें मलेच अर्थात अशुद्ध कहते थे तथा उनसे वैवाहिक या अन्य किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। वह उनके साथ बैठकर खाते पीते भी नहीं थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि ऐसा करने से वह भी अशुद्ध हो जाएंगे। हिंदुओं का विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई अन्य देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई और राष्ट्र नहीं है, उनके जैसा कोई अन्य राजा नहीं है, उनके विज्ञान जैसा किसी अन्य देश का विज्ञान नहीं है। वह इतने घमंडी हैं कि यदि आप उन्हें कहें कि खुरासान तथा ईरान में कोई वैज्ञानिक या विद्वान है तो वह आपको मूर्ख तथा झूठा समझेंगे। मैं इस चीज को कैसे बताऊं, पर यह तो सत्य है कि भारत के लोगों ने कभी भारत से बाहर जाने की कोशिश नहीं करी। भारत के लोगों ने भारत से बाहर देखने की ही कोशिश नहीं करी और कुत्ते की तरह आपस में लड़े, ये तो सच है। इस चीज को तो कोई भी मना नहीं कर सकता। और भारत के लोगों को सच में घमंड तो था, अब तो नहीं है, पहले तो था, बहुत घमंड था कि हमसे ज्यादा कौन, इसीलिए तो ठोके गए। घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का भी, चाहे वो ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आपको दूसरों की अच्छी चीजों को स्वीकार करने की आदत रखनी चाहिए। ये अलबरूनी ने समझाया। अब देखो, मैं उसके समय काल में हूं नहीं, तो मैं इस चीज को उतने अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने आज तक समझा है भारतीयों की प्रवृत्ति को, वो मैं बता रहा हूं। समझ में बात कि है ये प्रवृत्ति हमारे देश के अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति थी। वो कभी बाहर जाने के एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करते, वो बस अपने घर में बैठे रहना पसंद करते। क्योंकि भारत देखो हर सुख सुविधा से भरा पड़ा देश है, यहाँ आपको खाने के लाले नहीं है। अरब के लोगों के पास खाने के लाले हैं तो उन्हें खाना ढूंढने के लिए निकलना पड़ा है। जहां जहां लाले पड़े हैं उन लोगों ने ज्यादा विकास करा है, और जहां लाला ही नहीं पड़ा वहां के लोगों ने कोई विकास भी नहीं करा। वो तो सुख सुविधा में अपना जीवन हुक्का ठाट लगा के बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं, मतलब ही नहीं। समझ में बात। अब भारत में ही एक मारवाड़ी समाज है, वो कितना प्रगतिशील है। क्यों? क्योंकि उनके पास जहां वो रहते थे वहां उनके पास खाने पीने का कोई वो नहीं था, तो वो व्यापार करने निकल पड़े, तो वो आज इतने समृद्ध हैं। और उत्तर भारत में सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं है। हमारी व्यापारिक कुशलता क्या है? ना के बराबर है। ये बात समझने वाली है।
कि अभाव इंसान को क्या करने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। अब जिनका अभाव ही नहीं है वो कहां से प्रेरणा पाएंगे और कहां से आगे बढ़ने की सोचेंगे? फिर तो वो आपस में कुत्ता घसीटी, आपस में ही बंदर बांट करने की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे भी सच दिखाई पड़ता है। या आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अलबरूनी ने न्याय प्रणाली के विषय में भी लिखा है। उसने लिखा है कि न्याय प्रणाली प्राचीन ढंग की तथा भद्दी थी, परंतु उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण थी। शिकायतें लिखित रूप में की जाती थी तथा मुकदमों के फैसलों में गवाहों के बयानों को आधार बनाया जाता था। उस समय में कठोर दंडों का अधिक प्रचलन नहीं था। चोरों को उनके द्वारा चुराई गई संपत्ति के मूल्य के अनुपात में दंड दिया जाता था। कई अपराधों के लिए अपराधियों के हाथ पैर काट लिए जाते थे। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अलबरूनी ने हिंदुओं की उदारता की तुलना ईसाइयों की उदारता से की है। अलबरूनी ने इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की उदासीनता की ओर भी संकेत किया है। ये तो सच है, भारतीयों को इतिहास लिखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं। इसीलिए तो हमें कोई इतिहास के साक्षी नहीं मिलते। जो भी हमारे पास इतिहास आया वो मुगलों के काल के बाद आया। हमारे पास अपना कोई इतिहास ही नहीं है, हमने कुछ लिखा ही नहीं है। हम बहुत उदासीन लोग हैं, मतलब जाने दो, हो रहा है होने दो, चलने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत ही कामचोर कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है पूरा भारत कामचोर था, लेकिन थे कामचोर। 100 में से 60% लोग तो कामचोर ही है, ठीक है। उसने लिखा है, दुर्भाग्य से हिंदू ऐतिहासिक तत्वों की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे तथा वह अपने शासकों के तिथि क्रम के बारे में भी इतने जागरूक नहीं है। जब उनसे कोई सूचना देने के लिए कहा जाता तो वह कहानियां सुनाने लगते हैं। ये तो सच है, कहानियां बहुत जल्दी सुनाएंगे, अब मनगढ़ंत, वो भी मन में कहानियां बना लेंगे और सुनाते रहेंगे। अलबरूनी ने अपने स्वामी महमूद गजनवी की भी आलोचना की। उसने लिखा है कि महमूद ने इस देश की समृद्धि को बर्बाद किया, इसीलिए हिंदू मुसलमानों से घृणा करते हैं, इसीलिए बचे खुचे हिंदू उन स्थानों से चले गए जहां मुसलमानों का अधिकार हो गया तथा ऐसे क्षेत्रों में चले गए जहां मुसलमानों का अधिकार नहीं है, जैसे कश्मीर, बनारस आदि। तो उसने अपने भी राजा की आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये बात जान लीजिए आप कि अलबरूनी ने किताबों के माध्यम से ही भारत को ज्यादा समझा है। यथार्थ तौर पर उसने भारत को घूम घूम कर समझने की या लोगों से कनेक्ट होकर समझने की कोशिश नहीं की। और अलबरूनी के लेखन में हमें भाषा एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई पड़ती है। तो यह है अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है किताबुल हिंद। और उसने भारत के बारे में जो देखा, जो समझा किताबों के माध्यम से, या जो भी उसने समाज में देखा वो उसने लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।